आप लोग अक्सर प्राकृतिक खेती के बारे में सुनते रहते होंगे। आखिर क्या है प्राकृतिक खेती? और शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। प्राकृतिक खेती क्यों अपनाई जानी चाहिए? इसकी आवश्यकता क्या है? उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और प्राकृतिक खेती से संबंधित चुनौतियां क्या-क्या हैं, उन चुनौतियों को भी हम लोग देखेंगे। और हमारे भारत के द्वारा प्राकृतिक खेती से संबंधित पहले क्या-क्या की जा रही हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो प्राकृतिक खेती की अगर हम लोग बात करें ना, तो एक रसायन मुक्त दृष्टिकोण है जो गाय के गोबर और मूत्र सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है तथा पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रथाओं पर बल देता है। पहले के समय में आप देखेंगे प्राकृतिक खेती ही होती थी। जो रसायन वाला खाद होता था ना, इसका इस्तेमाल नहीं होता था। गांव में आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस का गोबर रहता था, उसी से जो खाद बनता था, उसी का उपयोग किया जाता था फसलों को खेतों में डालने के लिए। यह कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करता है तथा मल्चिंग सहित खेत पर बायोमास पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है और तथा जैव विविधता, वनस्पति मिश्रण एवं सभी कृत्रिम रसायनों के बहिष्कार के माध्यम से कीट प्रबंधन करते हैं। जो रासायनिक आप देखिए खाद हैं और भी आप देखते हैं कि जो भी चीजें होती हैं उन पर रोक लगाने की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि का एक रूप माना जाता है जो ग्रह को बचाने की एक प्रमुख रणनीति है और इसमें भूमि प्रथाओं का प्रबंधन करने तथा वायुमंडल से कार्बन को मृदा एवं पौधों में संग्रहित करने की क्षमता है और जहां यह रस हानिकारक होने के स्थान पर उपयोगी है। आजकल आप देखते होंगे कि प्राकृतिक खेती का आटा मिलने लगा, उसमें लिखा रहता है प्राकृतिक खेती से उपजाई हुई गेहूं, प्राकृतिक खेती से उपजाया गया चावल। इस तरह के आप देखिए और काफी महंगे भी मिलते हैं बाजार में। आप लोग जाके देखिए। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल सहित कई राज्य पहले ही प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और सफल मॉडल विकसित कर चुके हैं। अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में होने के बावजूद प्राकृतिक खेती प्रणाली कृषक समुदाय में धीरे धीरे स्वीकारता प्राप्त कर रही है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, तो आंध्र प्रदेश में जीरो बजट प्राकृतिक खेती रसायन आधारित पूंजी प्रधान कृषि के विकल्प के रूप में आंध्र प्रदेश द्वारा 2016 में प्रस्तुत शून्य बजट प्राकृतिक खेती को रायतू सथिकारा संस्था, राज्य के कृषि विभाग द्वारा बनाई गई एक गैर लाभकारी संस्था के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना को अब आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कहा जाता है और जिसका लक्ष्य 6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 6 मिलियन किसानों को शामिल करना है। वर्ष 2019 के केंद्रीय बजट में ये आप देखेंगे कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती की बात कही गई थी। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी ना, तो इसी के प्रयास में 2019 के केंद्रीय बजट में भी शून्य बजट प्राकृतिक खेती की को प्रमुखता दी गई थी और इसे केंद्र पर आयोजित योजना परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक और स्वदेशी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। और प्राकृतिक खेती क्यों अपनाई जानी चाहिए? तो रोजगार पर प्रभाव आप देखेंगे। FAO के अनुसार 2050 तक प्राकृतिक खेती में औद्योगिक कृषि की तुलना में दोगुने किसानों को रोजगार प्राकृतिक खेती में 10 मिलियन किसान जबकि औद्योगिक खेती में 5 मिलियन किसान संलग्न होंगे और इन्हें रोजगार मिलेगा एक तरह से। इस बदलाव से बेरोजगारी में कमी, प्राकृतिक खेती परिदृश्य में बेरोजगारी घटकर 7% रह जाएगी। और इस तरह की संस्थाओं के बारे में भी याद रखा करिएगा। FAO की बात कर रहा हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। किसानों की आय, कम उत्पादन लागत, बीज, रसायन, सिंचाई, ऋण और मशीनरी और उच्च गुणवत्ता वाली उपज के लिए बेहतर बाजार मूल्य के कारण प्राकृतिक खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक होने की आशा है। प्राकृतिक खेती से किसानों और गैर किसानों के बीच आय का अंतर काफी कम 2019 के 62% से बढ़कर 2050 तक 22% हो जाएगा। या वर्ष 2050 तक औद्योगिक कृषि परिदृश्य में अपेक्षित 47% आय अंतराल से लगभग आधा है। भूमि उपयोग और जैव विविधता, तो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत वर्ष 2050 में कुल खेती योग्य क्षेत्र 8.3 मिलियन हेक्टेयर होगा, जबकि औद्योगिक कृषि के अंतर्गत यह 5.5 मिलियन हेक्टेयर होगा।
प्राकृतिक खेती मृदा क्षरण मरुस्थलीकरण को रोकने के साथ पुनर्योजी और कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं के माध्यम से जैव विविधता में सुधार लाने में सहायक होगी। पोषण संबंधी लाभ तो प्रति हेक्टर कुछ कम पैदावार के बावजूद प्राकृतिक खेती से औद्योगिक खेती 4054 किलो कैलोरी प्रति दिन की तुलना में प्रति व्यक्ति 5008 किलो कैलोरी प्रति दिन अधिक पौष्टिक भोजन मिलेगा। प्राकृतिक खेती से प्राप्त भोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर से समृद्ध होगा और इसमें कोई रसायन, उर्वरक, कीटनाशक या एंटीबायोटिक्स नहीं होंगे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होंगे। प्राकृतिक खेती से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, समस्याएं क्या क्या है? अपर्याप्त किसान प्रशिक्षण और सहायता। किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाने और बनाए रखने के लिए अधिक व्यापक प्रशिक्षण और निरंतर सहायता की आवश्यकता है। वर्तमान प्रशिक्षण प्रणालियां सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है। जटिल प्रमाणन प्रक्रिया। जैविक खेती के लिए प्रमाणन प्रक्रिया विशेष रूप से भागीदारी गारंटी योजना को जटिल होने के साथ किसान अनुकूल नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरे पक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र महंगे हैं, जो छोटे किसानों के लिए एक बाधा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत तीसरे पक्ष प्रमाणन की प्रक्रिया के माध्यम से जैविक खेती प्रमाणन प्रदान किया जाता है। खराब विपणन संभव। जैविक उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन प्रणालियों का अभाव है, जिसके कारण लाभकारी कीमतों को लेकर चिंता बनी रहती है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना तो जैसे उचित प्रावधानों के बिना किसानों को अपनी उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और अपर्याप्त वित्त पोषण और नीतिगत समर्थन। तो रासायनिक उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की तुलना में जैविक और प्राकृतिक कृषि कार्यक्रमों को बहुत कम बजट प्राप्त होता है, जो महत्वपूर्ण बाधा है। वैज्ञानिक समुदाय में समग्र समझ और समर्थन का भी अभाव है और जिससे जैविक खेती में परिवर्तन एवं निवेश की संभावना सीमित होती है। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन में धीमी प्रगति। तो यह भी कुछ राज्यों की जैविक खेती से संबंधित नीतियां हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन धीमा बना हुआ है। संबंधित नीतियां होने के बावजूद कर्नाटक, केरल और अन्य राज्य अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। रासायनिक आदानों पर निर्भरता। कृषि प्रणाली काफी हद तक उर्वरक और कीटनाशकों जैसे रासायनिक आदानों पर बहुत अधिक निर्भर है तथा जैविक विकल्पों को अभी भी व्यापक रूप से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है या अपनाया नहीं जा रहा है। प्राकृतिक और जैविक खेती में कम पैदावार तथा कीटों एवं खरपतवारों की प्रति उच्च संवेदनशीलता छोटे व सीमांत किसानों को इन पद्धतियों को अपनाने से रोकती है और इन किसानों के लिए, जो भारत के कृषि समुदाय का 80% से अधिक हिस्सा है, कम उत्पादन उनकी आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा बना गया है और जिससे आप देखते हैं कि ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाने में देरी हो रही है। और मैं आप देखिए, यही तो आपको लिखना है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, तो प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, हर जगह मदद पहुंचाता है। निबंध आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग देखिए क्या होती है प्राकृतिक खेती और इसके क्या फायदे हैं, इससे जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं और भारत सरकार की तरफ से क्या पहले की जा रही है। देखिए, पारंपरिक कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति और प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन, ये सब आप देखते हैं कि भारत सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा, ठीक है। अब मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, आपका सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।